Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today's topic is on pre-formulation. It is the part 2. ये pre-formulation जो है आप 5th semester में भी पढ़ते हो in industrial pharmaceutics. अदरवाइज साथ ही साथ आपका एम फार्म में भी इन टॉपिक्स का जो है काम आता है एंड फॉर ऑल्सो रिसर्च वर्क. एनीवेज पार्ट 1 में मैंने प्री फॉर्मुलेशन के जो भी एडवांटेजेस या जो भी बेसिक थ्योरी पोर्शंस थे एंड बीसीएस क्लासिफिकेशन वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन द पार्ट 1. फॉर दैट द लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टुडेज इन पार्ट 2 वी विल डिस्कस ऑन वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर प्री फॉर्मुलेशन, जिसमें से कि आपके क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में होते हैं, सो वी विल फोकस ऑन द वेरियस सॉलिड फॉर्म्स एंड पीके डिटर्मिनेशन. इन्हीं दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द फिजिकल फॉर्म और द सॉलिड फॉर्म्स ऑफ द ड्रग्स. सो ये जो आपके जितने भी प्रॉपर्टीज़ है चाहे फिजिकल या केमिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ओवरऑल आपको बता दूँ क्यों इन प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं. हमारा फोकस जो यहाँ हम वेरियस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे या जानेंगे, जैसे फ्लोएबिलिटी या फिर आपका पार्टिकल साइज, शेप, ये सारे चीज़ भी आपके पोर्शंस में इंक्लूडेड है. यहाँ पे हम ये इस पर फोकस नहीं करेंगे कैसे पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं या फिर कैसे जो है शेप को डिटरमाइन किया जाता है या एंगल ऑफ रिपोज एटसेट्रा. इस पर हमारा फोकस नहीं होगा. लाइक दैट क्रिस्टल कैसे होता है या एमॉर्फस कैसे आपका डिटरमाइन होता है, इस पर हमारा फोकस नहीं होगा. ऑब्वियसली दिस इज द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल एंड एमॉर्फस, और मतलब आपका जो है ओवरऑल डिटर्मिनेशन मेथड इसका पार्ट ज़रूर है, बट हमारा जो यहाँ फोकस है वो फोकस इस चीज़ पर है कि इसका इम्पॉर्टेंस किस तरह से प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ में है. यानी कि अगर हम फिजिकल फॉर्म पढ़ रहे हैं तो उसका क्या रोल है, क्यों हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान रहे हैं, प्री फॉर्मुलेशन में वो यूजफुल क्यों है, या पार्टिकल साइज या शेप. अदरवाइज पार्टिकल साइज शेप जैसे कि फॉर एग्जांपल वो आप डिटेल्स में पढ़ते हो माइक्रोमेटिक्स में, तो अगेन अगर आप यहाँ डिटेल्स में पढ़ोगे तो ये माइक्रोमेटिक्स हो जाएगा. सो आवर फोकस इज नॉट अबाउट understanding the details. Our focus is to know the importance, how it is useful in the pre-formulation studies. Pre-formulation study में इसका importance क्या है. तो चलिए इस पर फोकस करते हुए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल इंट्रोडक्शन पर चलेंगे. क्रिस्टल हैबिट्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ आपके किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल्स में होते हैं, यानी कि किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल में आपके दो चीज़ मौजूद होते हैं, दो चीज़ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्रिस्टल हैबिट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसे कि ओवरऑल आपका बल्क कैरेक्टराइजेशन भी कहा जाता है. अगर हम इसे फिजिकल फॉर्म का जो हम स्टडी करते हैं ये सारा एक तरह से बल्क कैरेक्टराइजेशन में आता है, जिसको मैंने पार्ट 1 में बताया होगा मे बी. सो ये जो बल्क है यानी कि उसका जो प्रॉपर्टीज़ है ओवरऑल कहा जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका लुक, उसका अपीयरेंस, एंड द फिजियोकेमिकल मतलब कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और साथ ही साथ कुछ अपीयरेंस को अफेक्ट करता है किसी भी ड्रग का हैबिट, क्रिस्टल हैबिट एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर. चाहे वो आपका फ्लोएबिलिटी हो जो कि आपका सिंपल है, पार्टिकल साइज, शेप, फ्लोएबिलिटी, या फिर अगर उसका केमिकल स्टेबिलिटी ही क्यों ना हो, तो ये कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो अफेक्टेड होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स की वजह से. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हैबिट क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या. तो चलिए उसको जानते हैं. व्हाट इज हैबिट. हैबिट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटर अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स बाहर से कैसा दिखता है, आपको इतना तो पता होगा कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स आपका अरेंज रहता है इन अ रेगुलर पैटर्न, बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहता है. सो आपका आउटर अपीयरेंस यानी कि आप उसे किस एंगल से देख रहे हो, वो 3D में अरेंज्ड है, आपका 3 डायमेंशन में आपका अरेंज्ड है उनका मॉलिक्यूल्स. आप किसी भी चीज़ को अलग अलग एंगल से देखोगे तो उसका एक लुक, आपके आँखों में उसका एक अलग इमेज आएगा. किसी भी मटेरियल को आप देख लो, फ्रॉम द टॉप एंगल और फ्रॉम द साइड एंगल, फ्रॉम द फ्रंट एंगल, आप किसी भी चीज़ को जिस एंगल से देखोगे आपको उस तरह से वो नज़र आएगा, अलग अलग आपको इमेजेस दिखेंगे. दैट इज हैबिट. हैबिट आपका आउटर अपीयरेंस
यानी कि आप बाहर से उसे जिस तरह से देख रहे हो, जिस एंगल से देखोगे, क्योंकि क्रिस्टल्स में ऑब्वियसली क्रिस्टल्स में और ज़्यादा यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाता है, बिकॉज आप जब क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट रहता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का एकदम सीरियल वाइज, तो आप जब किसी एंगल से देखोगे तो कुछ और तरह का दिखेगा, फिर किसी एंगल से देखोगे तो कुछ और तरह का दिखेगा. सो दैट इज वाई आपका वो होता है आउटर लुक. एंड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि अंदरी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो कैसा है. मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया आपका अंदर का मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, और हैबिट हो गया आउटर लुक, मॉलिक्यूल बाहर से कैसा दिखता है. सो आपका जो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल आई मीन कंपाउंड जो है वो बाहर से कैसा दिखता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर. एक सिंगल इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए आपके पास बहुत सारे हैबिट्स हो सकते हैं. मीन्स जिस तरह से आपका अरेंज्ड है मॉलिक्यूल्स, उसके हिसाब से उसका आउटर लुक बहुत तरह से आ सकता है. एक सिंगल क्रिस्टल हैबिट के लिए ऑब्वियसली एक सब्सटेंस का आउटर लुक अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह का होगा, जैसे कि मैंने बताया. तो सिंपली दिस इज द पॉइंट कि एक सिंगल टाइप ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट के लिए आपके पास वेरियस हैबिट्स हो सकते हैं. एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अगर बदला तो इट विल अफेक्ट द हैबिट ऑल्सो. मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अगर अंदर में बदलेगा तो हैबिट्स भी जो है बदलेंगे. सो आपका क्या होता है, दस आपके लिए ज़रूरी है कि आप सॉलिड के फॉर्म को वेरीफाई करो कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और हैबिट क्या है. क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने बताया आपको, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स जो है वो किसी भी ड्रग कंपाउंड, क्योंकि हमारा फोकस प्री फॉर्मेशन स्टेटेज में हमारा फोकस होता है ड्रग एंड वेरियस उसके साथ यूज होने वाले एक्सिपिएंट्स पर. तो आपका ड्रग या एक्सिपिएंट जो भी केमिकल कंपाउंड्स है उसका नेचर बदल सकता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज इफेक्ट होता है, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे उसका पार्टिकल शेप हो या फ्लोएबिलिटी हो, तो आपका वेरियस कैरेक्टरिस्टिक पर इफेक्ट पड़ता है. दैट इज वाई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का बहुत सारा हैबिट हो सकता है जैसा कि मैंने अभी बताया, और इंटरनल स्ट्रक्चर अगर बदला गया तो हैबिट्स भी बदलेगा. सो दैट इज वाई नेसेसरी है कि आप इस पर भी स्टडी करो, किसी भी ड्रग कंपाउंड के इंटरनल स्ट्रक्चर एंड उसके हैबिट क्रिस्टल हैबिट्स को भी स्टडी करो. सो मेजर डिफरेंसेस जो आते हैं किसी भी सॉलिड कंपाउंड में, वो आइदर क्रिस्टलाइन फॉर्म या एमरफस फॉर्म. बेसिकली वो या तो क्रिस्टल फॉर्म या एमरफस फॉर्म का होता है. क्रिस्टल आप सबको पता होगा व्हाट इज क्रिस्टल. क्रिस्टल where the molecules or atoms or ions are arranged in a particular manner, okay, order manner. Whereas आपका जो है amorphous forms where the atoms or molecules are arranged randomly. यहाँ आपके atom चाहे molecule या ions जो भी आप कहिए, वो सारी चीज़ें आपके रैंडम वे में रहते हैं. मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है. बट आपका क्रिस्टल में जो भी अरेंजमेंट रहता है वो रिपीट होता है. सो ये आपके बेसिक डिफरेंसेस है जिसे आपको जानना चाहिए. तो वेरियस क्रिस्टल हैबिट्स आपको दिख सकता है. ये आपको दिख रहा है प्लेटी. आपको अगर आप ऊपर की तरफ से देख रहे हो, किसी एंगल से देख रहे हो जहाँ पे आपको वो प्लेट की तरह बिल्कुल फ्लैट सा नजर आ रहा है, सो दैट विल बी अ प्लेटी. इक्वेंट और मोसिव, जहाँ पे आपको कहीं से देखने पर वो क्यूबिक नजर आ रहा हो. निडल और एसिकुलर, अगर आप आउटर उसका लुक देख करके आपको वो बिल्कुल निडल की तरह पतला लगता हो. देन आपका ब्लेडेड जहाँ पर वो एक सरफेस उसका वाइड होगा, दूसरा सरफेस बिल्कुल पतला होगा, जैसे ब्लेड्स होते हैं, ब्लेडेड. देन आपका टेबुलर प्लेटी की तरह ही काफ़ी हद तक होते हैं, बट प्लेटी से इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा होगा. देन प्रिज्मेटिक, जहाँ पर आपको प्रिज्म शेप नज़र आए, दैट विल बी अ प्रिज्मेटिक. तो ये कुछ आपके क्रिस्टल हैबिट्स हैं. आउटर अपीयरेंस, अब इसके आउटर अपीयरेंस यानी कि आउटर लुक इस तरह का है, ठीक है, कोई क्यूब की तरह दिख रहा है, कोई रॉड की तरह. इसके अंदर के अरेंजमेंट ये आपका बाहरी लुक हो गया, मतलब बाहर से वो कैसा दिख रहा है, ओके. बट ये अंदर से इसका अरेंजमेंट तो यहाँ नजर नहीं आ रहा. अंदर का जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी द इंटरनल स्ट्रक्चर. जैसे अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर बदलेगा तो चांसेस है, नॉट नेसेसरीली, ये भी मैं बता दूं, नॉट नेसेसरीली, बट चांसेस है कि अगर अंदर का स्ट्रक्चर्स बदला तो बाहर के भी हैबिट्स में चेंजेस आ सकते हैं. और एक अरेंजमेंट के लिए वेरियस लुक क्यों हो सकता है, क्योंकि आप अगर अलग अलग
एंगल से देखोगे तो कोई एक ही सेम आपका इंटरनल स्ट्रक्चर वाला सब्सटेंस, कोई आपको प्लेटी भी नजर आएगा, कोई किधर से आप देखोगे तो ब्लेडेड नजर आएगा। सो दिस इज द रीजन कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर एक के लिए वेरियस हैबिट्स दिख सकते हैं। मतलब एक इंटरनल स्ट्रक्चर सॉलिड मॉलिक्यूल्स के लिए आपको अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग हैबिट्स नजर आएंगे, क्रिस्टल हैबिट्स। नाउ आपका फिगर नंबर 2 में आप देख सकते हो कि वेरियस सॉलिड फॉर्म्स क्या क्या है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन का एक चार्ट है, फ्लो चार्ट, जो आपको नजर आ रहा होगा। केमिकल कंपाउंड जो है वो बेसिकली आपके डिवाइडेड है इनटू हैबिट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। हैबिट क्योंकि आउटर आपका जो है सरफेस होता है, सो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है आपके किसी भी, मतलब हैबिट तो हो गया जस्ट आपका आउटर लुक, तो इसका फर्दर कोई डिवीजन नहीं है। फर्दर डिविजन्स के लिए अगर बात किया जाए तो वेरियस क्रिस्टल हैबिट्स आपको दिख ही रहे होंगे लेफ्ट साइड में फिगर नंबर 1 में। देन आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से वो फिर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, क्रिस्टल और एमरफस। सो बेसिकली केमिकल कंपाउंड्स आपके हैबिट एंड इंटरनल स्ट्रक्चर में डिवाइडेड है। देन आपका इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आपका जो है अरेंजमेंट सीरियल वाइज है तो वो हो जाएगा क्रिस्टलाइन, अगर अरेंजमेंट सीरियल वाइज नहीं है तो वो हो जाएगा एमरफस। देन आपकी क्रिस्टलाइन, एमरफस का फिर फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, बट क्रिस्टलाइन जो है आगे जाकर सिंगल एंटाइटी और आपका मॉलिक्यूलर एब्डक्ट्स बनते हैं। सिंगल एंटाइटी अगर बोला जाए जो कि आपका नॉन आयनिक होते हैं, जहाँ पे आयंस नहीं होते हैं, बट अगर वहीं आपके मॉलिक्यूलर आयंस मौजूद हो तो वो आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर एब्डक्ट्स, जहाँ पे आपके आयंस मौजूद होते हो। सो दैट इज द मॉलिक्यूलर एब्डक्ट्स। फिर ये आपके फर्दर डिवाइड होते हैं स्ट्रेचोमेट्रिक एंड नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक। स्ट्रेचोमेट्रिक वो सब्सटेंस होते हैं सिंगली, अगर हम एक तरह से इस तरह से भी कहें तो सिंगल एंटाइटीज वो होते हैं जिस क्रिस्टल के अंदर आपके जो है मौजूद नहीं होंगे किसी तरह के सॉल्वेंट। सिंगल एंटाइटी के अंदर आपके सॉल्वेंट नहीं रहते हैं, वेयर एज मॉलिक्यूलर एब्डक्ट्स के अंदर, मॉलिक्यूलर एब्डक्ट्स वो है जिसके अंदर आपके एक्चुअली सॉल्वेंट मौजूद होते हैं। इस तरह से आप एक्चुअली जान सकते हो सिंगल एंटाइटी। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके किसी तरह के सॉल्वेंट नहीं रहते, मतलब आपका जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी तरह का सॉल्वेंट लिक्विड नहीं मौजूद होगा। बट कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स होते हैं जिसके अंदर आपके मोस्टली जो है ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद होते हैं, वो होते हैं मॉलिक्यूलर एब्डक्ट्स। अब मॉलिक्यूलर एब्डक्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेचोमेट्रिक एंड नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक है। स्ट्रेचोमेट्रिक्स जो है आपके हाइड्रेट्स भी हो सकते हैं एंड सॉल्वेट्स। यहाँ पे सॉल्वेट्स मेंशन नहीं है, बट सॉल्वेट या हाइड्रेट दो तरह से आपके स्ट्रेचोमेट्रिक हो सकते हैं। हाइड्रेट वो होते हैं जिसके अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट रहे, अगर पानी एज अ सॉल्वेंट रहे तो वो होगा हाइड्रेट्स। वैसे स्ट्रेचोमेट्रिक सॉल्वेंट्स वाले मॉलिक्यूलर एब्डक्ट्स को हम कहेंगे हाइड्रेट। अगर वाटर के अलावा कोई और तरह का सॉल्वेंट मौजूद रहे किसी स्ट्रक्चर के अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, देन इट इज अ सॉल्वेट, वो सॉल्वेट कहलाएगा। अदरवाइज वाटर रहा तो वो हाइड्रेट कहलाएगा। तो ये आपका स्ट्रेचोमेट्रिक। अब इन स्ट्रेचोमेट्रिक जो मॉलिक्यूलर एब्डक्ट्स है, स्ट्रेचोमेट्रिक कंपाउंड से ही नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक बनता है। यानी कि आपका जब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है सो आपके किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि आपका एक क्रिस्टल के अंदर अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स रहे, यानी कि अभी मैं इसे और अच्छे से अगर आप लोगों को बताऊं, इजी वे में बताऊं, स्ट्रेचोमेट्रिक में क्या होता है, आपका एक सिंगल पैटर्न रहेगा, आपका जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है वो एक ही तरह का अरेंजमेंट रहेगा, आप समझ लो। नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक में क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट जो है एक साथ एक कंपाउंड के अंदर रहेगा, यानी कि वो भी क्रिस्टल है बट वो को क्रिस्टल्स भी कहलाते हैं। को क्रिस्टल्स इसलिए क्योंकि क्रिस्टल्स के अंदर क्रिस्टल्स है, यानी कि वेरियस अलग अलग क्रिस्टल डिजाइन जो है वो एक साथ इकट्ठे होकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देता है। सो होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इट इज नॉट एमरफस, एमरफस अलग चीज हो गया जहाँ पे कोई पैटर्न नहीं, कोई रिपीटेड पैटर्न नहीं, लेकिन यहाँ पे रिपीटेड पैटर्न है, बट यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिपीटेड पैटर्न है। कुछ आपको मान लीजिए कि पैरेलल वे में मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड मिलेंगे, कुछ वर्टिकली अरेंज्ड मिलेंगे, कुछ आपके हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड मिलेंगे। तो इस तरह से रिपीटेड पैटर्न जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के रिपीटेड पैटर्न्स होंगे, तो वो होता है नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक। नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक आपके
स्ट्रेचोमेट्रिक से ही जो है आते हैं। सो एनीवेज आपका नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक जो है वो फिर आपका 3 है, केज, लेयर एंड चैनल। केज क्या होता है? केज या क्लैथरेट उसे बोला जाता है जहाँ पे केज पिंजरा की तरह रहता है, यानी कि आपका एक क्रिस्टल का अरेंजमेंट के अंदर दूसरा क्रिस्टल बंद रहे। जैसे एक केज के अंदर चिड़िया रहती है, बिल्कुल इस तरह से आपका आउटर में एक अलग तरह का क्रिस्टल अरेंजमेंट रहेगा और उसके अंदर में एक अलग क्रिस्टल रहेगा उसके सेंटर में, लाइक इट इज क्लोज्ड इन अ केज। लेयर्स में क्या होंगे? अलग अलग लेयर्स में आपके अलग अलग अरेंजमेंट होंगे, अलग अलग लेयर में अलग अलग तरह का अरेंजमेंट। वेयर एज चैनल में आपका क्या होगा? अलग अलग एक चैनल, जैसे चैनल्स बनते हैं, रूट्स बनते हैं, बिल्कुल वैसे आपका एक के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, बिल्कुल इस तरह से। लेयर आपका एक के ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, बिल्कुल ऐसा होगा। चैनल एक के बगल, बगल के बगल में, ऐसे वो अपना अपना अलग से चैनल्स बनाता जाएगा। तो ये आपके 3 तरह से होता है अरेंजमेंट, जिसके अंदर आपका ये तीनों जो है आपके नॉन स्ट्रेचोमेट्रिक के अंडर आते हैं। सो नाउ इट्स अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म आपका सॉलिड स्टेट का ही एक्चुअली एक पार्ट है। सॉलिड स्टेट यानी कि सॉलिड फॉर्म। क्रिस्टल और एमरफस में जहां एमरफस खत्म हो जाता है वहीं आपका क्रिस्टल से ही पॉलीमॉर्फिज्म का जो है सो आपका डेवलपमेंट होता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली क्या है? जहाँ पे फेज कन्वर्शन होता है। फेज कन्वर्शन यानी कि अगर किसी कंपाउंड में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक क्रिस्टल फॉर्म से दूसरे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो पॉलीमॉर्फ्स कहलाएंगे और उस एबिलिटी को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। दस पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट to crystallize as more than one distinct crystalline species with different internal lattices, यानी कि internal structure। तो अगर किसी में ये प्रॉपर्टी रहा कि वो अपनी इंटरनल स्ट्रक्चर को बदल सकता है, हर कंपाउंड नहीं बदल सकता, दैट इज वाई हर क्रिस्टल कंपाउंड पॉलीमॉर्फ हो ये जरूरी नहीं है। बट हाँ, पॉलीमॉर्फ जितने भी है वो क्रिस्टल ही होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बदल सकता है, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रिस्टल से एमरफस में कन्वर्ट हो जाता है, देन एमरफस से क्रिस्टल, ऐसे भी पॉलीमॉर्फ हो सकते हैं, बट वहाँ पे क्रिस्टल्स का एक फॉर्म तो एटलीस्ट मौजूद होगा। मीन्स इन शॉर्ट जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर सकता है दे आर पॉलीमॉर्फ। देन आपका क्या होता है? जो केमिकल स्टेबिलिटी, सॉलिबिलिटी एंड साथ ही साथ आपका पॉलीमॉर्फिज्म में जो चेंजेस होता है कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन ड्रग्स बायो अवेलेबिलिटी एंड इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि आप ड्रग का फॉर्मुलेशन जब करते हो, किसी भी मेडिसिन का जब फॉर्मुलेशन करते हो, या उसका बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ द ड्रग विच गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। आपका ड्रग कितना अमाउंट में, कितना एक्सटेंट में आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वही होता है बायो अवेलेबिलिटी। मतलब कि आप जब ड्रग को किसी भी डोजेस फॉर्म में लेते हो, टैबलेट या कैप्सूल, उस टैबलेट या कैप्सूल या सिरप फॉर्म में जो दवाई मौजूद है, कितना दवाई आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो होता है बायो अवेलेबिलिटी। 100% एब्जॉर्प्शन हो जरूरी नहीं होता है, कोई 90% एब्जॉर्ब होता है, कोई 50%, जितना अमाउंट एब्जॉर्ब होगा दैट विल बी दैट इट्स बायो अवेलेबिलिटी। सो एनीवेज आपका जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है उसके वजह से उसका स्टेबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है, उसके सॉलिबिलिटी पर भी, एंड दस इससे आपका ड्रग का बायो अवेलेबिलिटी कितना होगा, क्योंकि अगर स्टेबल ही ज़्यादा देर नहीं रहेगा तो बायो अवेलेबिलिटी कैसे मिलेगा, अवेलेबल कैसे होगा आपके बॉडी में। सॉलिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगा, सॉल्युबल ही नहीं होगा तो एब्जॉर्ब कैसे होगा। दैट इज़ वाई पॉलीमॉर्फिज्म से क्रिस्टल यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म से आपका ड्रग के स्टेबिलिटी पर, सॉलिबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, एंड दस ड्रग के बायो अवेलेबिलिटी एंड उसके फॉर्मुलेशन पर भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हो कि फॉर्मुलेशन करना कैसे है। सो पॉलीमॉर्फिज्म को भी स्टडी करना इसी वजह से ज़रूरत पड़ता है, दैट इज इट्स इम्पॉर्टेंस। पॉलीमॉर्फ्स जो है वो फिर आपके दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं, एनांसियोट्रॉपिक एंड मोनोट्रॉपिक। एनांसियोट्रॉपिक क्या होता है? जिसमें कैपेबिलिटी, वैसे पॉलीमॉर्फ जिसमें कैपेबिलिटी होता है कि आप अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर उसका बदलो तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म से दूसरा क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यानी कि वो तभी कन्वर्ट होगा अगर आप टेम्परेचर एंड प्रेशर बदलोगे तब, यानी कि वैसे क्रिस्टल्स जो यूं नहीं बदलेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर या प्रेशर में बदलाव आया तब। फॉर एग्जाम्पल सल्फर। वेयर एज मोनोट्रॉपिक जो होता है
जिसका पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कभी भी आप देख लो अनस्टेबल रहता है, कभी स्टेबल रहता ही नहीं, किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर में वो बदलते ही रहता है, ऑलवेज बदलते रहता है। मतलब ये जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव होता है उसे कहा जाता है मोनोट्रॉपिक। सो एग्जाम्पल के लिए ग्लिसराइल स्टेरेट्स, जिसके कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑलवेज चेंजिंग पोजिशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। सो एनीवेज प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के दौरान ये ज़रूरी होता है कि यू आइडेंटिफाई द पॉलीमॉर्फ दैट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है आपको जो है डिसाइड करना होगा, पहचानना होगा, डिटेक्ट करना होगा कि जो रूम टेम्परेचर, जनरली आप किसी भी ड्रग को रखोगे तो रूम टेम्परेचर पर ही रखोगे, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, दैट इज़ वाई आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल फॉर्म है ड्रग का, कौन सा ऐसा फॉर्म है जो रूम टेम्परेचर में स्टेबल रहेगा। आप उसी फॉर्म पर ही फॉर्मुलेशन करोगे, जिस क्रिस्टल फॉर्म या जिस इंटरनल स्ट्रक्चर पे वो ज़्यादा स्टेबल है उसी इंटरनल स्ट्रक्चर को ले करके आपको क्या करना है, आपको उसी पर फॉर्मुलेशन करना, उसी फॉर्म को लेकर के फॉर्मुलेशन करना है ताकि वो आपका स्टेबल रहे। एंड आपको ये भी डिटरमाइन करना होता है कि वेदर द पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन आर पॉसिबल विद इन द टेम्परेचर रेंजेस यूज्ड फॉर स्टेबिलिटी स्टडीज एंड फॉर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो आपको ये भी जानना होता है कि जब आप ड्रग को, ऑब्वियसली ड्रग को फॉर्मुलेशन करने के बाद ही आप पास नहीं कर सकते उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यू हैव टू गो थ्रू वेरियस टेस्टिंग। तो आपको स्टेबिलिटी टेस्टिंग का जांच करना होता है। अदर देन दैट आप जब फॉर्मुलेशन करते हो उस समय भी आपका वेरियस जो स्टेप्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स जो होते हैं किसी भी ड्रग को प्रोसेस करने में, फॉर्मुलेशन में जो प्रोसेसिंग्स आते हैं, उन सारे स्टेप्स में जो भी टेम्परेचर या जो भी प्रेशर आएगा उसमें ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपका जो है फॉर्म चेंज होगा। जनरली हम मोनोट्रॉपिक्स को अवॉइड करते हैं बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। हम काम करते हैं एनांसियोट्रॉपिक फॉर्म्स को लेकर। एनांसियोट्रॉपिक में भी हम उस फॉर्म पर ज़्यादा फोकस करते हैं जो स्टेबल ज़्यादा रहे, यानी कि ड्रग का स्टडी करते समय या ड्रग हमें पहले से पता होता है कि हमें इतना टेम्परेचर में स्टडी करना है, इस टेम्परेचर में इतना प्रेशर हो सकता है, आपको पता है कि टेस्टिंग के दौरान कितना टेम्परेचर डेवलप होता है, तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि कौन सा फॉर्म लेंगे, कि ऐसा ना हो कि बन तो गया अच्छी तरह बट टेस्टिंग करने गए और तब उसका क्रिस्टल फॉर्म बदल गया, क्योंकि टेस्टिंग के दौरान अगर प्रोडक्ट बदल गया आपका तो उसकी वजह से फिर अलग उसका नेचर आ जाएगा, तो आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ध्यान रखना होता है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है फॉर्म सेलेक्ट करते हो कि कौन सा सॉलिड फॉर्म बेस्ट होगा। दैट इज़ वाई इम्पॉर्टेंट होता है सॉलिड फॉर्म्स का स्टडी करना। वेरियस मेथड्स जो पॉलीमॉर्फिज्म का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं दैट आर ऑप्टिकल क्रिस्टलोग्राफी, हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एनएमआर टेक्निक, FTIR technique, then dialatometry, microcalorimetry, thermal method as well as melting point determination। तो ये आपके वेरियस मेथड्स है जिसमें से कुछ जो है आपके माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करके है, वेराज कुछ जो है आपका नॉर्मल नेचर है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट अगर ले लीजिए तो हर फॉर्म का अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टेम्परेचर में कौन सा ऐसा फॉर्म है जो आपका इजीली मेल्ट नहीं कर रहा हो एंड ऑल दैट थिंग्स। तो इस तरह से आप जो है पता चलता है मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन से। आपको अगर ड्रग को पता करना कि कौन सा फॉर्म ले लिया है, कौन सा क्रिस्टल फॉर्म ले लिया, तो आप उसका मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा। वेरियस रेफरेंस सैंपल से आपको पता चल जाएगा कि इसका इतना टेम्परेचर है, इट मीन्स ये ऐसे फॉर्म का है। ओके, सो इस तरह से आपको जो है ये वेरियस मेथड्स है, इस पर डिटेल्स में हमें नहीं जानना है बिकॉज एज आई टोल्ड यू ऑल कि हमारा फोकस मेथड्स पर नहीं है। प्री फॉर्मुलेशन स्टडी जो आपका 5th सेमेस्टर में दिया हुआ है वहाँ पे आपको वेरियस पॉइंट्स जो है उसका इम्पोर्टेंस जानना है कि क्यों ये ज़रूरी है आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका जो है वो है पीके यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। उससे पहले जो है आज का IQ फैक्ट, टुडेज IQ फैक्ट इज बनाना। Bananas can help improve your mood. A banana contains vitamin B6, which helps the brain produce serotonin, which is considered as a mood stabilizer. Serotonin improves motor skill and emotion. It also helps in sleep and digesting food. Thus, eating a banana can help relieve depression and anxiety by stimulating the serotonin level in your body. जी हाँ,
बनाना में मौजूद होते हैं B6, विटामिन B6, जिससे आपका सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, ब्रेन को सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन एक ऐसा आपका बायो कंपाउंड है, बायो कंपाउंड या बायोमोलिक्यूल जो आपका क्या करता है, ब्रेन में मूड सेंसिटिविटी जो है उसको स्टेबलाइज करता है। यानी कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो या किसी वजह से एनएक्साइटी आता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है, तो आपके मूड को बैलेंस करने में ये सेरोटोनिन केमिकल, आपका बायोकेमिकल जो है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो एक बनाना अगर आप खाते हो तो वो सेरोटोनिन लेवल को आपका डेवलप करता है, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन ग्रोथ को डेवलप करता है। दैट इज़ वाई आपके मूड को वो स्टेबलाइज करने में मदद करता है। सो नेक्स्ट आपका है सॉलिबिलिटी प्रोफाइल। सॉलिबिलिटी प्रोफाइल जैसे कि आपका सॉलिड फॉर्म में था एमरफस, क्रिस्टल, पॉलीमर, उसी तरह सॉलिबिलिटी प्रोफाइल में आता है आपका पीके यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, पीएच, देन आपका पार्टीशन कोएफिशिएंट, जिसमें से जैसे कि मैंने बताया कि सारे पॉइंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में है। सो टुडे वी विल फोकस जस्ट ऑन द पीके। देन आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं फर्दर और भी प्रॉपर्टीज पर फोकस करूंगी अलॉन्ग विद पीएच एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट। एनीवेज पीके डिटर्मिनेशन यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये हम कब करते हैं? वैसे ड्रग्स के लिए जो इसमें आयोनाइजेशन का प्रॉपर्टी रहे, जो आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो डिसोसिएट हो सकते हैं, टूट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल में लें तो आपका सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl N+Cl- में टूट सकते हैं। तो वैसे जो ड्रग्स है जो आयोनाइज हो सकते हैं अलग अलग पीएच में, ऐसे जनरली हो सकता है कि वो नॉर्मली नहीं डिसोसिएट होते हो, बट आपका पीएच रेंज जो है फ्रॉम 1 to 10, किसी का होता हो कि आपका एसिडिक पीएच में वो आयोनाइज हो जाता हो, कोई होता होगा बेसिक पीएच में, तो आपको जानना जरूरी है उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि वो कितना आयोनाइज कर सकता है। बिकॉज आयोनाइजेशन से भी उसके सॉलिबिलिटी, ड्रग का सॉलिबिलिटी एंड एब्जॉर्प्शन पर फर्क पड़ता है। आपका एब्जॉर्प्शन एंड सॉलिबिलिटी फैक्टर्स जो है या उसका जो वैल्यू है वो बदल सकता है पीएच बदलने से। दैट इज वाई हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि किसी ड्रग का आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी कितना है, कितना वो आयोनाइज कर सकता है, ये हमें जानना जरूरी होता है। उसके लिए हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन आपका दिया हुआ है, जिससे कि आपका आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड पोर्शन कितना होगा पर्टिकुलर पीएच, मतलब किसी पीएच में जाने के बाद ड्रग का कितना अमाउंट, कितना परसेंट ऑफ ड्रग आपका आयोनाइज हो जाएगा, कितना परसेंट ऑफ ड्रग आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रह जाएगा, वो आपको देखना होता है। सो आपका जो इक्वेशन है बेसिक कंपाउंड, अगर आपका जो ड्रग है वो बेसिक ड्रग है तो उसके लिए आप यूज करते हो पीएच, क्योंकि यहाँ पे पीएच का इफेक्ट हमें देखना होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आपका जो इक्वेशन है वो पीएच एंड पीके के रिलेशन में है। सो बेसिक कंपाउंड के लिए आपका होता है पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग आयोनाइज्ड ड्रग बाय अनआयोनाइज्ड ड्रग, यानी कि आपका पीके प्लस आपका लॉग में लोगे आयोनाइज्ड ड्रग का कितना कंसेंट्रेशन एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग का कितना कंसेंट्रेशन, इसी में आपका जो वैल्यू, जितना वैल्यूज आपको पता रहेगा वो आपको पुट करना है, रेस्ट आपका इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका वैल्यूज निकल कर आ जाएगा। वेयर एज एसिडिक कंपाउंड्स के लिए आपका जो है pH इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड ड्रग कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय आयोनाइज्ड ड्रग कंसेंट्रेशन। तो इस तरह से आपका बेसिक एंड आयनिक ड्रग्स के लिए आपको अलग अलग pH में क्या इफेक्ट पड़ेगा कंसेंट्रेशन का वो आपको पता चल जाता है। इसमें से जितने भी चीज़ें गिवन है उसमें से आपको कोई एक चीज़ अगर नहीं मालूम रहा तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके रेस्ट ऑफ द थिंग्स के हेल्प से आप वो चीज़ पता कर सकते हो। सो आपका जो है कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड फॉर द पीके वैल्यू, वो है जो आपके वीक एसिड ड्रग्स होते हैं या वीक बेस्ड ड्रग, वीक एसिडिक ड्रग यानी कि जिसका पीके वैल्यू 8 से कम हो, जिसका पीके वैल्यू 8 से कम हो, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 लाइक दैट, 8 से कम जिसका पीके वैल्यू हो, फॉर एग्जांपल फिनाइटोइन, ऐसे बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हो सकते हैं। अदरवाइज जो वीक बेसिक ड्रग होते हैं, वीक एसिडिक या फिर वीक बेसिक यानी कि जिसका पीके वैल्यू आपका 5 से ज़्यादा हो, वीक एसिड यानी कि पीके वैल्यू 8 से कम, वीक बेसिक यानी जिसका पीके वैल्यू 5 से ज़्यादा हो, उधर 5 से आपका ज़्यादा हो, जैसे कि डायजेपाम। तो उसके केस में क्या होता है, जितना भी अनआयोनाइज्ड फॉर्म होता है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म आपके जीआईटी में यानी कि स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन, कोलोन, इसी पोर्शन में आपका मौजूद रहता है और वहीं से एब्जॉर्प्शन होता है। सो आपको पता चल रहा हो कि इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस यही है
कि जो आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड फॉर्म के हिसाब से पता चलता है कि कौन सा ड्रग हमारे बॉडी के किस हिस्से से एब्जॉर्ब होगा और कहाँ प्रेजेंट रहेगा। उसी तरह जो वीक एसिडिक ड्रग्स, जैसे कि मैंने बताया 8 से कम यानी कि 3 से लेकर 7 तक, जैसे कि आपका एस्प्रिन, अब ऐसा नहीं कि एस्प्रिन ही, फिनाइटोइन भी इसी की कैटेगरी में आता है। तो एस्प्रिन या फिर आपका क्या होता है, जो वीक एसिडिक ड्रग्स है लाइक एस्प्रिन या फिनाइटोइन वगैरह जितने भी हैं, उनमें क्या होता है, उनका जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो आपका एसिड मीडियम में रहता है, जैसे कि स्टमक एसिड मीडियम है। जीआईटी में आपका जो अपर जीआईटी है वो एसिडिक है एंड लोअर जीआईटी इंटेस्टाइन जो है वो आपका बेसिक नेचर का होता है। जीआईटी आपका पूरी तरह से एसिड नहीं, ऊपर एसिड है, नीचे का पोर्शन आपका बेसिक है इंटेस्टाइन से। सो एनीवेज आपका एसिडिक पोर्शन जो है यानी कि स्टमक, वहां मौजूद रहता है आपका अनआयोनाइज्ड फॉर्म, किसका, वीक एसिड ड्रग का। बट आपका क्या होता है, वही ये वीक एसिडिक ड्रग जब न्यूट्रल मीडियम में आता है, यानी कि स्टमक से बाहर निकलकर किसी न्यूट्रल यानी कि जो एसिड भी नहीं होगा बेस भी नहीं होगा, वैसे अगर मीडियम में आया हमारे बॉडी में जहां न्यूट्रल मीडियम है, वहां अगर गया तो वहां पे वो आयोनाइज हो जाता है, यानी कि वो टूट जाता है। एस्प्रिन के प्लस मॉलिक्यूल्स एंड माइनस मॉलिक्यूल्स जो है, प्लस एंड माइनस आयंस अलग हो जाते हैं। और ये ऐसे ड्रग्स जो है एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह कहाँ से कर सकता है, स्टमक से। आप एक चीज जान लो, जहां वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा वहीं से वो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। लाइक मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया कि जीआईटी में अनआयोनाइज्ड फॉर्म रहता है वीक एसिड एंड वीक बेस का, तो इस वजह से उनका एब्जॉर्प्शन जनरली जीआईटी पोर्शन से हो जाता है। वेयर एज आपका वीक एसिडिक, जहां आपका स्टमक पोर्शन, अब अगर फोकस ज्यादातर एसिडिक ड्रग्स पर करेंगे तो उनका, जिनका 3 से लेकर 7 तक है, तो उनका स्टमक पोर्शन में तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, दैट इज वाई वो स्टमक से ही बेटर आपका जो एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रल मीडियम से नहीं होगा जहां वो आयोनाइज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका वीक बेसिक ड्रग्स, जिसका पीके वैल्यू आपका 5 से लेकर 8 तक, यानी कि मैंने बताया था 5 या उससे ज्यादा। तो जैसे कि मॉर्फिन, तो इसका क्या होता है कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म जो है वो आपका बेसिक मीडियम है, क्योंकि ये वीक बेस है, तो जहां बेसिक मीडियम होता है, मैंने बताया इंटेस्टाइन बेसिक होता है, तो इंटेस्टाइन बेसिक है, वहां पे आपका बेसिक ड्रग अनआयोनाइज्ड, यानी कि वो आयन में टूटते नहीं है, जैसा का तैसा ही रहता है। मॉर्फिन आपका जैसा का तैसा ही रहता है और ये इंटेस्टाइन में मौजूद रहता है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में, मतलब जैसा का तैसा, टूटता नहीं। बट वही अगर ये स्टमक पे चला गया, वीक बेसिक ड्रग अगर आपका अपर जीआईटी में आ गया स्टमक में, क्योंकि स्टमक आपका एसिडिक नेचर का होता है, वहां गया तो वो आयंस में टूट जाएगा, यानी कि मॉर्फिन के प्लस आयन एंड माइनस आयन अलग हो जाएंगे स्टमक में जाने से। और ये एब्जॉर्ब कहाँ से होगा, जहां ये अनआयोनाइज्ड रहता है। तो आपका अनआयोनाइज्ड कहाँ रहता है बेसिक ड्रग, आपका बेसिक ड्रग अनआयोनाइज्ड रहता है इंटेस्टाइन में, दैट इज वाई ये इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होगा। नाउ आपका स्ट्रॉन्ग, अब वीक एसिड बेस की बात हो गई, अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक ड्रग्स जैसे कि क्रोमोलिन सोडियम, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग्स जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन आपने कॉमनली सुना ही होगा एज एन एंटीबायोटिक। सो इनका क्या है, ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन, यानी कि जीआईटी में। जहां आपका वीक एसिड और वीक बेस स्टमक एंड इंटेस्टाइन में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, उसी का ऑपोजिट में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है आपके स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। सो इस तरह से आपका क्या होता है, तो जहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो अब ये जो है आपका आयोनाइज्ड फॉर्म में, तो ऑब्वियसली ये जीआईटी से तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जहाँ वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, जहाँ जिस पार्ट ऑफ द बॉडी में आपका वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, मे बी वो न्यूट्रल, क्योंकि एसिड एंड बेस में तो ये आयोनाइज्ड हो जा रहा है, तो जो न्यूट्रल मीडियम होगा आपके बॉडी का, जहाँ ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ऑब्जॉर्प्शन वहीं से होगा, यानी कि ये जीआईटी से एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। सो आपका पीके वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए वेरियस एनालिटिकल मेथड्स भी मौजूद है इक्वेशंस के अलावा, दैट आर पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉल्युबिलिटी मेजरमेंट, एचपीएलसी टेक्निक, कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो ये आपके कुछ मेथड्स थे। तो इसके साथ हमारा खत्म हुआ आज का वीडियो। नेक्स्ट आपका, जैसे कि मैंने बताया, पीएच, कॉमन आयन इफेक्ट, पार्टीशन कोफिशिएंट, जो कि आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इस पर हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ पार्टिकल साइज, शेप, फ्लोएबिलिटी, ये भी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, इस पर डिस्कस करेंगे। मोर वीडियोस के लिए यू कैन गो एंड चेक
my channel's video. Hope that you have found my video useful. So press the bell icon for getting the notification. Thanks for watching and bye bye.